हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में जीएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। ये लेटेस्ट है, पिछले साल का है। अगर आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम या अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज, ऑनलाइन क्लासेस और कंटेंट यहाँ पर आपका अपलोड किया जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। अब जो ये 100 क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पार्ट है, जिसमें आपके 20 बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, फिर आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं, फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं और जनरल साइंस के यहाँ पर 30-40 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में आपने देखा होगा कि जो एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल है, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लगभग सिमिलर रहता है। तो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे। बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी वितरित की जा सकती है ताकि सभी को बराबर मिलना चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है छात्रों की जिनमें अगर हम ये दोनों चीजें बांटे तो बराबर मिले सबको। तो ये कौन सी संख्या हो सकती है भाई? एक ऐसी संख्या होगी जो अधिकतम हो, जिसका भाग इन दोनों में जाता हो, ऐसी संख्या होगी ना। तो वो क्या कहलाता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर निकालना है। इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फैक्टर से हम सिंपली क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे और इसके फैक्टर और जो कॉमन होगा उसको हम उत्तर मान लेंगे। ठीक है, और डिवीजन से हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे। तो देखिए, 2703 में हम भाग देंगे किसका? 1003 का। उसके बाद हम ट्राई करते हुए चलेंगे, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब 2703 में 1003 का भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये 0 0 और ये 2 पर हमारा हो जाएगा 9 6, यानी कि 697 बच गया। अब हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का जो शेषफल बचा उसका हम भाग देंगे किस पर? जिससे अभी हमने भाग दिया था, तो इस संख्या पर भाग देंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया? 13 में से 7 गया 6 और यहाँ 0 और ये हमारा आ जाएगा 3। अब जो ये 306 आया, ठीक है, इसका भाग किस में देंगे? इस वाली संख्या में देंगे। देखिए, थोड़ा सा इसको समझो। इसको कहते हैं हम डिविडेंड या भाज्य, हिंदी में इसको कहते हैं भाजक। क्या है ये? भाजक और ये कोशेंट। ठीक, तो यहां पर हम 306 का भाग फिर से देंगे 697 में। तो इसमें जैसे ही हम भाग देंगे, अब इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो लास्ट में हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या क्या स्टेप आते हैं। देखो, द मोमेंट रिमाइंडर गेट्स 0 वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, तो 17 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 17 यहाँ पर है कहीं पर? बिल्कुल है, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9? तो 9 से कौन डिविजिबल नहीं है, ये पूछा गया है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ो और सबको जोड़ने के बाद, यानी कि इनको सब जोड़ेंगे, अगर उस संख्या में 9 का भाग जाता है पूरी तरीके से, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करना। ABCD में से आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 700 है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए, यानी कि जो सीपी है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं ये सारे वीडियोस करवा रखे हैं। एक सेकंड में आपको वो दिखा देता हूं। देखिए, ये हमारी वो प्लेलिस्ट है जहां पर ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे।
इस क्लासेस में मैंने बेसिक मैथ्स की हर एक चीज बता रही है जो इस क्वेश्चन पेपर में आई है, जो पूछी जाएगी। आप इन क्लासेस को देखने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं और स्पेशली इन मेंबर्स ओनली वीडियोस को देखने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेंगे, जैसे ही फॉर्म इसके आएंगे तो वो फायदा भी आपको यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल इन वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और आप फिर उसके बाद आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पर सारे PYQs वगैरह हैं। बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इनफैक्ट उससे पहले ही हमारी लाइव क्लासेस गूगल मीट के थ्रू शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी, बाकी BSc नर्सिंग वगैरह अन्य की अलग अलग प्लेलिस्ट वहां पर जुड़ी है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने वहां पर बता रखी हैं। देखिए सीपी यहाँ पर है 800, ठीक, और जो विक्रय मूल्य है यानी कि SP सेलिंग प्राइस है वो 700 है। तो हानि का प्रतिशत निकालना है हमें। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि या लॉस बराबर CP माइनस SP, क्योंकि लॉस हुआ है ना, अगर प्रॉफिट हुआ होता तब हम SP माइनस CP करते। तो सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे अगर हम निकालें तो 800 में से 700 गया 100 का हम प्रतिशत निकाल रहे हैं कि कितनी प्रतिशत हानि हुई। तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हानि अपॉन में CP इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए 100 अपॉन CP क्या है, 800 है, गुणा 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और फिर 8 का भाग अगर हम इसमें दें तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। बेहद ही आसान ये भी सवाल था, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है, ठीक है, उसके बाद फिर भी 10% लाभ कमा लेता है। यदि अंकित मूल्य 2200 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। MP यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। जैसे हम कोई भी कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो उसमें एक टैग लगा होता है, वही टैग में जितनी MRP लिखी होती है 1299, 1799, 800, 200, ठीक है, वो MRP कहलाती है, यानी कि MP, सॉरी। अब इसने क्या करा, जो अंकित मूल्य था उसमें 10% की छूट दे दी, ठीक। उसके बाद हमें ये निकालना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या थी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए 2200 में इसने 10% की छूट दी, तो 2200 का 10% निकालेंगे जो कि होता है हमारा 220। अब देखिए पहले 2200 था, 2200 माइनस 220 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 0, और ये 10 में से 2 गया 8, 9, और ये हमारा 1980 हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये 1980 क्या आया, ये आया सेलिंग प्राइस, SP बराबर आ गया 1980, ठीक है। अब आगे क्या काम करना है, आगे हमें ये काम करना है कि इस फॉर्मूले से SP बराबर CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए सीधे ही वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए SP था हमारा 1980 बराबर CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 10 अपॉन 100, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा 1980 बराबर CP इंटू, देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 दैट इज 1980 अपॉन 1.1 बराबर CP, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इससे ये कटेगा, एक जीरो ऊपर लगेगा और 11 का भाग देंगे हम इसमें तो 1800 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस, वो थी 1800 रुपए। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना था, बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2000 रुपए पर 2 साल के लिए 5% का प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो CI हमें यहाँ पर बताना है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर, यहाँ पर जितने भी साल के लिए होता है तो टाइम के बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। तो बस इसी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 साल के लिए यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। अमाउंट बराबर हो जाएगा 2000, 1 प्लस रेट आपका क्या था
5% पर एनएम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 5/100 यहाँ पर हो जाएगा हमारा टाइम 2 साल के लिए, तो 2। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा अमाउंट बराबर 2001 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अमाउंट बराबर 2000 इंटू ये हो जाएगा हमारा इसका गुणा करो 1.05 इंटू 1.05 करेंगे तो ये समथिंग आएगा हमारा 11.025। ठीक, फिर इसका गुणा अगर हम इससे करें तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट बराबर 2205। ठीक है, 2205 हमारा अमाउंट आ गया। अब जो अमाउंट आई, अमाउंट को हम माइनस करेंगे किससे, जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल भाई मूलधन, तो मूलधन कितना था 2000, तो 2205 में से 2000 घटाओ तो ये हमारा आ जाएगा 205। ए बी सी डी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 205। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते थे। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना था, चक्रवृद्धि ब्याज का, और साथ में थोड़ा सा आपको ये देखना था कि किस तरीके से हम सीआई निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 5:7 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। यानी कि मान लीजिए पहले अनुपात था 5x और 7x क्रमशः, तो पहली संख्या में से 9 घटा दिया, दूसरे में से भी 9 घटा दिया, तो जो ये अनुपात आया, ये अनुपात बन जाता है 7/11। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 55x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना क्रॉस, तो ये हो जाएगा हमारा 9t, ठीक है, बराबर 49x माइनस 63। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये माइनस होकर के हो जाएंगे 6x, बराबर हो जाएगा हमारा -63 प्लस 99। तो ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर 36, x बराबर 6। तो देखिए x 6 आ गया, हमें ज्ञात करनी है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 7x वाली या 5x वाली, तो 5x वाली होगी। 5 × 6 30 ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए और ये बी होना चाहिए, मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लीजिए ए आप हो, बी आपका फ्रेंड है, कोई एक प्रोजेक्ट आपको मिला, आप उसको 10 दिनों में कर सकते हो अकेले, बी उसको अकेले आपका दोस्त 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकता है ये हमें निकालना है। तो ऑब्वियस है कम दिन लगेंगे, तो सिंपली देखिए हम क्या करेंगे, ए का है हमारा 10 दिन, बी का है हमारा 15 दिन, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। एलसीएम जैसे ही निकालेंगे ये हो जाएगा 30। अब देखो 10 3 3, ठीक है, 15 दूना 30, तो ये 2 और 3 क्या हो गया, एक दिन का काम हो गया। एक दिन में 3 यूनिट काम ए कर रहा है और 2 यूनिट काम बी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने यूनिट का काम करेंगे, 3 + 2 5 यूनिट, ठीक है। और टोटल कितना है काम, 30 यूनिट काम है, और 5 एक दिन का हो रहा है, तो 30/5 ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। 6 दिन हमारा बिल्कुल आसानी से उत्तर आ गया, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप सिंपली क्या करेंगे, ए का काम बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है, और बी का काम बराबर हो जाएगा 1/15, दोनों को जोड़ोगे तो फिर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 150 और 180 मीटर है, समानांतर पटरियों पर चलती है। कहने का मतलब एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ, ठीक है, दोनों लेकिन पैरेलल जा रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब एक की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो एक दूसरे को कितने देर में पास करेंगी या कितना टाइम लगाएंगी दोनों जब ऐसे पास होंगी, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों की जो डिस्टेंस है ट्रेनों की, उनको ऐड कर लेंगे, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 0 330 मीटर, तो ये ट्रेन की लेंथ होगी। अब जो स्पीड है, क्योंकि देखिए अगर एक साथ चल रही होते तो रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, हम घटाते हैं, लेकिन जब दोनों अपोजिट चल रही हो तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप किसी कार या फिर बाइक स्कूटी में बैठे रहते हो, आपके अपोजिट साइड से जो वाहन जा रहा होता है, जैसे आपके नजदीक पहुंचता है तो
एकदम से स्पीड रफ्तार बढ़ती है, तो वो उसी का कारण है, ये फिजिक्स है रिलेटिव स्पीड की। तो हम सिंपली इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि ये मीटर में है, ये km पर आर है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 90 इंटू 5/18। अब ये क्यों करा, इसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने पूरा बता रखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये 25, ठीक है। तो 25 यहाँ पर स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड करके, तो टोटल डिस्टेंस है 33, 0/25। इसको हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए उत्तर क्या आएगा, 25 से कम 25, ठीक है, 75.2, यानी कि 13.2 सेकेंड वो लेगी, ठीक है, आपस में जब ये क्रॉस करेंगे ईच अदर को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी उसमें शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। देखो 25 व्यक्ति हैं, उनकी जो औसत आयु है वो है 16 वर्ष, 16 ईयर लिख दिया मैंने, ठीक है, वाई आर मतलब ईयर है, ठीक। अब हुआ क्या, टीचर को भी जोड़ दिया, तो फिर जो औसत आयु है वो एक और बढ़ जाती है, यानी कि 17 साल हो जाती है वो, और जो यहाँ पर टोटल संख्या हो जाएगी वो 26 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टीचर की आयु निकालने के लिए इसका गुणा इससे करेंगे तो टोटल जो उम्र है वो निकल जाएगी, इसका गुणा इससे करेंगे तो टोटल उम्र निकल जाएगी, फिर हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 25 गुणा 16, ये हो जाता है हमारा 400, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा 17 गुणा 26, 42। तो देखिए 442, जो बड़ी संख्या है उसमें से इसको घटा दो, तो ये 42 वर्ष टीचर की उम्र निकल जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है 2L इंटू बी प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसमें रखो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। बस उसको सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। हिंट मैं आपको दे देता हूं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप इसको सिंपली निकाल लेना, ठीक है, इसी में फॉर्मूले में रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त का जो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 इंटू 7/22, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7, यानी कि 49। आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर हो जाएगा हमारा 49 का रूट, दैट इज 7। 7 उत्तर आ जाएगा, ओके। तो 7 हमारा क्या निकल गया, रेडियस निकल गई। रेडियस जब निकल गई तो भाई परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला था 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दुना 44। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमने क्या करा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने फॉर्मूले से आर निकाला, आर यानी कि रेडियस, त्रिज्या निकाली, त्रिज्या जब निकल गई तो 2πr लगा करके इसका सरकमफेरेंस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घोड़ा 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बंधा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से वर्गाकार खेत है, यह है 50 मीटर की भुजा। अब इस कोने में मान लीजिए उसको बांध दिया है, यहाँ पर खूंटा गाड़ा हुआ है और उसको गाड़ा है 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया मतलब मान लीजिए 14 मीटर यहाँ तक था, 14, तो वो कितना घूम पाएगा, वो तो सिर्फ इतना ही घूम पाएगा ना, एक खेत है भाई, इतना ही घूम पाएगा। तो ये एरिया हमको निकालना है, ये कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे, उसको 1/4 कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 14 गुणा 14, तो इस 7 से ये कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा हमारा 44, 22 गुणा 2 गुणा 14, ये हो जाएगा हमारा 616। अब ये तो पूरा इस सर्कल का एरिया था, हमें निकालना है सिर्फ इस पार्ट का, तो 1/4 करो उसका, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 154। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु का आयतन 12 पाई घन सेंटीमीटर है, यानी कि जो वॉल्यूम है इतना है, त्रिज्या दी हुई है, तो हमें हाइट निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोण का वॉल्यूम होता है। तो सिंपली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 12 पाई रखो, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर एच बराबर 3 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 36। अब आर की वैल्यू क्या है, आर 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। आर की जगह मैंने सीधे ही 3×3=9 रख दिया, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 36/9, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार पानी की टंकी का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई इतनी है, ठीक है। मान लीजिए टंकी कुछ इस तरीके से है, बेलनाकार है तो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसमें पानी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 15 मीटर और जो बेस है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 14 है। तो हमें क्या निकालना है इसका, इसका वॉल्यूम निकालना है सिंपली। तो देखो रेडियस हो जाएगी हमारी 14 है डायमीटर, तो ये हो जाएगा 7। तो हमें पता है बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो सिंपली इसमें रखो 22/7 गुणा आर आपका 7 गुणा 7, एच आपकी हो जाएगी 15। तो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। और अगर हम 22 को गुणा 7 करें तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुना 14, 154 गुणा 15, तो 15 चौको 60, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, 2310 घन मीटर। ऑप्शन डी इज और राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इजी है ये भी। देखिए निम्न में से कौन सी पहचान सही है, तो यहाँ पर ये देखिए सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी सही है, बाकी सारी गलत है। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहाँ पर प्लस होगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ठीक है, बेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर इतना इतना। तो देखिए इसको तो मैंने शॉर्ट्स में भी, आप शॉर्ट्स की सीरीज भी देखते रहना, एक न एक क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने वैसे करवा रखा है। सिंपली देखिए बेस सेम है तो क्या रूल लगता है, जैसे देखिए ए की पावर m है, ए की पावर n है, तब बेस सेम है तो ये हो जाता है ए की पावर m प्लस n, ठीक है। तो सिंपली वही रूल लगाओ, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 3 7, फिर ये गुणा अगर 2 की पावर -2 करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर -2 की पावर प्लस की 5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक थैला है, ठीक है। मान लीजिए ये एक थैला है, इसमें 5 लाल, तो मैं 5 लाल से लिख देता हूँ, 3 हरे से लिख देता हूँ, और उसके बाद 2 नीले, तो 2 नीले से लिख देता हूँ, ठीक है। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, यानी कि एक बॉल निकाली रैंडमली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ग्रीन आए, तो ग्रीन कितनी है, 3 है, तो 3 अपॉन टोटल 5 3 8 9 10, टोटल 10 में से 3 है तो 3/10। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगेन ये भी वही है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक सिक्का है, वो हेड या टेल आ सकता है। तो देखिए जब उसको 2 बार उछालेंगे, या तो हेड आएगा पहली बार में, दूसरी बार में भी हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर टेल और टेल आ सकता है। तो ये 4 केसेस हैं। तो इसने पूछा कि कम से कम एक बार हेड आने की संभावना क्या है, यानी कि एक से ज्यादा बार, जितनी भी बार आएगा चलेगा, लेकिन एक बार आना चाहिए एटलीस्ट। तो देखिए एक बार ये आ रखा है, 2 बार, 3 बार, यानी कि 3 बार हेड आया हुआ है। तो 3/4 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम फर्राटे से दौड़ेंगे। 2 संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल इतना है संख्याएं। तो सिंपली इसको तो ऐसे ही चेक कर सकते हो ना आप, एक्स वाई मान करके भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वो थोड़ा सा टफ बनेगा। सिंपली आप क्या करो, चेक करो, 2 संख्याओं को जोड़ो, 12 और 13 को जोड़ो, तो ये तो वैसे भी 27 नहीं होता, इसको एलिमिनेट करो, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो 12 और ये 27, ठीक है, ऐड वाला तो हो रहा है, तो गुणा करो एक बार, ये हमारा गलत आ जाएगा, यानी कि 13 और 14, 13 गुणा 14 क्या होता है, 182। ऑप्शन बी इज और राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से था, यही क्वेश्चन हम भी करवा रहे हैं। अगर आपने वो सारी क्लासेस देखी हैं तो आपको लग रहा होगा कि एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप क्लासेस जरूर ज्वाइन करें।
ठीक है, तो स्क्रीन भी मैंने हटा दी है ताकि आपको ये पूरी स्क्रीन में ये दिख जाए। घ का उच्चारण स्थान पूछा है, तो मैंने हिंदी व्याकरण वाली सीरीज में पूरा बता रखा है। हिंदी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को 2-4 बार देखते हो और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। छंद का टॉपिक बचा है, उसको हम जल्द ही पूरा कर देंगे अलग वीडियो के माध्यम से। तो हिंदी आपकी यहाँ पर प्रॉपर पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये होता है घ का उच्चारण स्थान कंठ। मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अंतर्धान ये होता है करेक्ट वर्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन, तो ये बन जाता है हमारा सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो ज्ञानोदय में स्वर संधि है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो बेहद ही आसान है। देखिए, ज्ञान प्लस उदय, ठीक है, अ प्लस उ मिलकर के क्या बन रहे हैं? ओ बन रहे हैं, तो गुण संधि है। यहाँ पर स्वर संधि का ही एक टाइप है, तो इसको भी समझो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहे एग्जामिनर, तो ये पूछा जा सकता है। निर्वासित शब्द में प्रत्यय है, तो निर्वासित में इत होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित शब्द में उपसर्ग बताइए, ये हमें पूछा गया है। तो पुरोहित में होता है आपका पुरः उपसर्ग प्लस हित, ये शब्द इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। मृग नयनी में कौन सा समास है? तो समास में देखिए, मृग नयनी यानी कि मृग के समान नयन जिसके हों, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। यहां पर क्या होता है? दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या फिर उपमा या उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, उपमान या उपमेय का, तो ये याद रख सकते हो आप। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो जब कारक मैंने पढ़ाया था, पूरा बताया था। ठीक है, संबोधन कारक, हे प्रभु, हम संबोधित कर रहे हैं ना किसी को, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विनायक का पर्यायवाची गणेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परोक्ष का मतलब, परोक्ष मतलब जो सामने नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोम प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहेंगे? हितैषी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुहावरे यहां पर पूछे गए हैं। पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी में आग लगाने का अर्थ होता है असंभव कार्य को संभव कर डालना। हम कई बार किसको कहते हैं ना, जैसे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड काम कर दिया, या जो बिल्कुल असंभव था वो काम कर दिया, तो हम कहते हैं पानी में आग लगा दिया तूने तो। ठीक है, इस तरीके से। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। रस भी मैंने उसमें पूरा पढ़ा रखा है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही, मतलब ये बताना है कि ये क्या है। तो इसमें जो छंद है ये है बरवे छंद। ठीक है, मात्रिक छंद क्या होते हैं, अर्धमात्रिक छंद क्या होते हैं, वो सब हमने पढ़ रखा है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, चरण कमल बंधु हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो जो अलंकार यहाँ पर उपयुक्त है वो है रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता था? एक होता था उपमेय, एक होता था उपमान। उपमेय वो हुआ जिसकी तुलना की जाए, उपमान वो हुआ जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो श्री हरि के चरण हैं भगवान के, उनको कमलों से क्या किया गया है? अभेद आरोप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो ये है चंद बरदाई। ठीक, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? तो संकर शब्द है, ये भी हमने वहां पर पढ़ रखा है। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जैसे रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी क्या है? देशज शब्द है। तो इन दोनों को मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है, तो नेत्री का क्या हो जाएगा? नेता। ठीक है, तो याद रखना, अगर कहीं पर आपको महिला नेत्री दिखे तो उसको आप नेत्री बोलना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता है। देखिए, अब हमारा जो जनरल साइंस है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है, ऐसे ही फिर 30 क्वेश्चन जीके के होंगे। तो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
विच फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर्स। देखिए सबसे पहले तो ये जानो जो एटम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजों में से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं अगर वो एटम इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो, स्टेबल हो, न्यूट्रल हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय बल क्या होगा। देखिए फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, G(m)/r²। तो यहां पर देखिए F है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, मान लीजिए दो ग्रह हैं, एक M और एक बड़ा M वाला, ठीक है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपली यहां पर अगर हम फॉर्मूले में रखें तो F पहले क्या था, 1/r²। जैसे ही हमने उनके बीच की डिस्टेंस को डबल किया, इनके आर को डबल करेंगे तो 1/2r का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4r। यानी कि ये क्या हो जाएगी, 4 टाइम घट जाएगी, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, कौन सी है। तो डेसिबल हो जाएगी, डीबी। ठीक, कैंडेला होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। एम्पियर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की। नॉटिकल माइल क्या होता है, जो हवाई या फिर जो हम समुद्री जगहों पर जो दूरी को नापा जाता है वो क्या कहलाती है, नॉटिकल माइल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तापक्रम। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 98 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज करो इस तरीके से, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है आपका डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32। ये याद रख सकते हो आप, ठीक है, कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ठोस में चलती है, ऑब्वियस है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा है तो जब एक कमरे में कुछ बोला जाता है तो दूसरे कमरे में क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि वहां पर तो ठोस दीवार ठोस है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, क्योंकि जो लाउडनेस या अन्य चीज़ें हैं, एनर्जी लॉस, वो सब चीज़ें अलग हैं, क्योंकि दीवार एब्जॉर्व कर लेती है, रिफ्लेक्ट कर देती है साउंड को। लेकिन स्पीड की अगर हम बात करें तो वो फिर भी ठोस में ही सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये समझना है। तो आप देख रहे होंगे 10th लेवल की ही साइंस यहाँ पर पूछी गई है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब आपका बनता है रेटिना पर। ठीक है, मैंने पूरा फिगर से बता रखा है एक वीडियो में, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी आई है, ठीक है, ये पूरा बाहर का भाग है, इसको कहते हैं हम क्या, कॉर्निया। ठीक, उसके बाद ये जो हमारा भाग है, ठीक है, ये हमारा है पूरा क्या है, आइरिस। फिर इसके अंदर ये जो भाग होता है जो पूरा ब्लैक स्पॉट टाइप होता है वो कहलाता है प्यूपिल। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये जो लाइट है प्रकाश को अंदर रिफ्लेक्ट करने का काम है, एक लिक्विड टाइप इसमें रहता है। उसके बाद जो आइरिस है वो पीपल को छोटा या बड़ा करती है। ठीक, और जो पीपल है वहां से अंदर प्रवेश करता है क्या, प्रकाश। फिर लेंस के माध्यम से उसकी इमेज कहां पर बनती है, रेटिना पर। तो ये चीज आपको समझनी है। और रेटिना पर वहां पर जो ऑप्टिकल नर्व होती हैं वो जुड़ी होती हैं किससे, ब्रेन से। तो इस तरीके से हमको इमेज दिखती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है।
इनमें से सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। बिट का मतलब क्या हुआ? 0 या फिर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए जो निबल होता है उसमें 4 बिट होते हैं, जो बाइट होता है इसमें 8 क्या होते हैं? बिट होते हैं। तो इस तरीके से याद रखना। और जो एक KB होता है उसमें 1024 बाइट होते हैं। फिर उसके बाद 1024 KB का 1 MB बनता है, 1024 MB का फिर GB बनता है, GB का फिर TB। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, यानी कि जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें उसने किस बेसिस पर बनाया था? तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पर बनाया था। ठीक है, ये शायद 8th या 9th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, ये आपका बेकरी में खाना वगैरह बनाने में, ब्रेड, ये केक वगैरह बनाने में काम आता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो ये होता है लेड। ठीक है, लेड यानी कि सीसा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एटमॉस्फेयर में तो पाई जाती है नेचुरली, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिजर्व फ्रूट जूस? ये होता है आपका सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। इसका फॉर्मूला या इसका फिगर कुछ इस तरीके से है। ये हमारा बेंजीन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर C, उसके बाद ये जुड़ा होगा डबल बॉन्ड O के साथ, ONA। ठीक है, ये आपका क्या है? इसका फॉर्मूला है सोडियम बेंजोएट का। अगला है वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। ये आपका करा था किसने? चार्ल्स गुडियर ने। अब वल्कनाइजेशन होता क्या है? देखिए, जो रबर होता है, नेचुरल रबर, वो उतना लचीला या फिर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। उसको वो बनाने के लिए, वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रांग जो स्ट्रांगनेस है वो प्रोवाइड करने के लिए उसको सल्फर के साथ मिलाया जाता है और हीट करके ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यही वल्कनाइजेशन कहलाता है। अगला, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है? ये एक होस्ट ढूंढ रहा होता है, परजीवी ढूंढ रहा होता है जहां पर ये अपनी संख्या बढ़ा देता है। ठीक है, अटैक करता है। तभी तो जब हमें कोई वायरल कुछ चीज होती है तो वो क्या करता है? हमारे अंदर जो सेल्स मौजूद होती हैं उसके अंदर वायरसेस पैदा कर देता है, और जिससे फिर हम बीमार होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन? वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, कैसे जाइलम से पानी जाता है, फिर उसके बाद जो हमारे पत्तियां होती है वहां से बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स इन ब्लड कॉल्ड? इनको क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। इसकी स्टडी को कहते हैं सीरोलॉजी या सीरोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट, कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो DNA, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है वो क्या होता है? ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो वैसे ही हमारा एनर्जी लॉस हो रहा होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है टिपिकली। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो हमारा यहाँ पर जो जनरल साइंस है वो भी खत्म हो चुका है, अब हमारा उत्तराखंड GK यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, वेयर इज, तो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला, तवाघाट,
से यहाँ आप पहुंच सकते हो नारायण आश्रम में। तवा घाट तक तो जो कैलाश मानसरोवर वाला रूट है वो दोनों सेम है, वहां पर से दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, धारी देवी नामक सिद्धपीठ के पास कौन सी नदी बहती है, तो अलकनंदा बहती है, ठीक है, अलकनंदा। जो मैंने एक रिवर सिस्टम वाली 2 वीडियोस बना रखी है, उसमें मैंने पूरा नदियों को पढ़ा रखा है, उसको भी आप देख सकते हो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर यह बना हुआ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेदनी बुग्याल कहां पर है, तो ये चमोली में है। दयारा बुग्याल कहाँ है, आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है, नहीं तो आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। महासु देवता की पूजा होती है, तो ये देहरादून, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी इज लोकेटेड, ये अब ज्यादातर को लग रहा होगा कि देहरादून में है या मसूरी में है, तो ये है नैनीताल में, ठीक है। उत्तराखंड प्रशासनिक अगर पूछा जाए तो नैनीताल, अगर लबासना पूछा जाए तो फिर मसूरी। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो ये थे अनुसुया प्रसाद बहुगुणा जी। अगला है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो ये है बेंगलुरु। विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड द 38th नेशनल गेम्स, तो ये करंट का क्वेश्चन था, ये आपका उत्तराखंड ने ही होस्ट किया था। इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, 15 मिनट की वो वीडियो, उसको देखना, क्योंकि इस बार कोई अन्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। शुरुआत देहरादून से हुई थी और जो ये खत्म हुआ था समापन, वो आपका 14 फरवरी को हुआ था, कहां पर, हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में। बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर, इजी क्वेश्चन। उत्तराखंड में दून घाटी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सी नदी जिम्मेदार है, तो इनमें से देखिए सोंग नदी है, ठीक है। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स द जौहर वैली इन उत्तराखंड, ऊंटा धुर्रा दर्रा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो यह है ग्रैमी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र, 24 तीलियां है ना, बचपन से ही हम पढ़ते थे। श्री नानक निवास नामक भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, फिजिलिका पंजाब, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट योगा पॉलिसी बीन इशूड इन द कंट्री, ये आपका उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1995 में शुरू किया गया था इसको, क्योंकि पल्स पोलियो अभियान के लिए इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो भारत पाकिस्तान। 1960 याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। वहां का कौन था, अयूब खान। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायतों के चुनाव को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी कि किसी भी राज्य में, तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो राजस्थान है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण जैव सूचक के रूप में कार्य करता है, तो लाइकेन करती है, ठीक है, लाइकेन्स। निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है, यह आपका हो जाएगा इसमें से वेटलैंड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, हम इसको फटाफट पूरा कर देते हैं, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना रखी हैं, ये मैं कंबाइन एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप उन अलग अलग पार्ट को भी देख सकते हो, जहां पर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है हर चीज का। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, राजस्थान का है, गुजरात का है, एमपी का है, तो महाराष्ट्र का नहीं होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये अरावली जैसे ही खत्म होने लगती है वहां पर से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुख्य जो जिले हैं इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये सारी चीजें, राजगढ़ वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत में सतलुज और ब्यास नदियों से पानी प्राप्त करती है, तो यह है इंदिरा गांधी नहर। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में होती है। भारत के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है,
तो एलोरा की गुफाएं। ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं, जो कि कॉन्टिनेंट को दर्शा रहे होते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यह है सरदार पटेल। 31 अक्टूबर याद रखना। लौह पुरुष भारत के, ठीक। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर है? शक संवत, ठीक। पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में, बम्बई टू ठाणे। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 याद रखना, ठीक है। उसके बाद किसको मिला था? सीवी रमन को, फिजिक्स के क्षेत्र में। इनको मिला था गीतांजलि के लिए। भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपका सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि जो जीके का लेवल है वो इजी ही है, यानी कि ऊपर ऊपर से ही पूछा गया है, ठीक है, डिटेल में नहीं पूछा गया है। हाल ही में समाचारों में रही मां नंदा सुनंदा, तो ये उत्तराखंड में हुई थी पिछले साल, अब इस साल भी होगी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश तो कत्यूरी शासक थे। उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है? तो जिम कॉर्बेट, 1936। केदारनाथ मंदिर के अलावा रुद्रप्रयाग किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ पर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको कुछ तो पता लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या चीजें हैं। आप चैनल से जुड़ सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए। जुड़े रहें, धन्यवाद।